एस्पिरेंट्स जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत में जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6 और आर्टिकल इसमें है 152 से 236 तक, और इसमें एक स्केड्यूल भी है 7th स्केड्यूल। तो जो पार्ट 6 है जो कि हमारे भारत के संविधान में लिखा है, उस पार्ट 6 में ये मेंशन किया गया है, बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या क्या लॉज होने चाहिए। जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे कि वो गवर्नमेंट रन करती है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव, यानी कि जो कानून बनाते हैं। तो जो कानून बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के कहलाते हैं। उसके बाद एक होते हैं एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन वाले। तो एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन वाले जो भी बॉडीज हैं उनका काम ये रहता है कि ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने लॉज को बना दिया है, एक्ट को बना दिया है, उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी जनता के द्वारा फॉलो करवाए। ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी वो इंस्टीट्यूशन होती है जहां पर जस्टिस डिलीवर किया जाता है। तो 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया था, उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस तो होते हैं लेकिन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन वहां पर नहीं होते। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई नियम खुद से बना सकें। बात समझ में आ गई? उनके लिए भी नियम बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट और उसको वो लोग फॉलो करवाएंगे, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां पर होती है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको समझते हैं। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में 1 और 2 हाउसेस होते हैं। हाउसेस इन द सेंस कि यहाँ पर जो स्टेट के लीडर्स होते हैं वो स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड लॉज बनाते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं। इसे हिंदी में सदन भी कहा जाता है। तो जिन स्टेट्स में 2 हाउसेस होते हैं उनमें जो अपर हाउस होता है उसे विधान परिषद कहते हैं और जो लोअर हाउस होता है उसमें विधान सभा कहते हैं। ठीक है। 2 हाउसेस किन स्टेट्स में होता है? तो ये होता है बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाले स्टेट्स में। तो बाइकैमरल system of legislature only in commute states. What does it mean commute? Basically it is a trick to remind the name of states in which bicameral legislature system is present. So K Karnataka, O for Odisha, M for Maharashtra, A for Andhra Pradesh, B for Bihar, U for Uttar Pradesh and T for obviously Telangana. I am advising you guys that please note this piece of information because I am now going to erase it. State legislature में अगर 2 हाउसेस होते हैं तो उस टाइप के स्टेट को हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाले स्टेट्स कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 1 हाउस हो तो उसे हम स्टेट ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद जो है ये अपर हाउस होता है और इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, जबकि विधानसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। जो अपर हाउस होता है उसके कैंडिडेट्स को एमएलसीज कहते हैं, जबकि विधानसभा के कैंडिडेट्स को एमएलएस कहते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि विधानसभा जो है मोर पावरफुल होती है बिकॉज दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एमएलएस ऑफ मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट। मेजॉरिटी पार्टी मतलब कि जिनके पास 50% से ज्यादा वोट्स हो। वोट्स इन द सेंस कि ज्यादा उनके पास सीट्स हो। अब ये सीट क्या है? हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में सीट बोल देते हैं। एक्चुअली जो स्टेट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी होती हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को ना मैं यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ। स्टेट 1 में लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 है और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती चली जाती हैं। लेट सपोज कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 और ऐसे ही जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस स्टेट में, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी और भी पार्टीज हो सकती हैं। वो सभी पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं। ऐसा मान लिया गया। अगर पार्टी ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 पर जीत जाहिर करती है, मतलब कि जीत जाती है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में भी ये जीत जाती है लेट सपोज, उसके बाद जो पार्टी बी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 में जीत पाती है, जबकि पार्टी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी 4, 5, 6, 7, 8 में जीत जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पार्टी सी विल फॉर्म गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर लेना और इसको भी कर लेना। अब यहाँ पर ये जो पार्टी सी है
ये रूलिंग पार्टी कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि पार्टी सी ज्यादा सीट्स से यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाहिर की है तो यही रूलिंग पार्टी कहलाएगी। एक छोटा सा यहाँ पर फैक्ट मैं बता देता हूँ दैट यूपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि है 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं यूपी में। ठीक है, एक प्रिकॉशनरी फैक्ट बता रहा हूँ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विधानसभा है ना, लोकसभा नहीं है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विधानसभा, नॉट द लोकसभा। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लोकसभा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक है। ठीक है, विधानसभा स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर हम लोग ये तो समझ गए कि एमएलएज कैसे बन के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज समझ लो, ये जो पार्टी बी और पार्टी ए है ये दोनों विपक्ष कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सीट तो इन्होंने भी जीता है ना, सीट तो इन्होंने जीता है, लेकिन इतनी सीट्स नहीं जीती है कि इनकी पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाए। ठीक है, लेकिन हाँ जीते हैं। तो ये जो पार्टी ए एंड पार्टी बी है ये चले जाएंगे विपक्ष में। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, विपक्ष भी जरूरी है, पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी हैं। रूलिंग पार्टी से लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं विपक्ष में बैठे हुए जो एमएलएज होते हैं वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये सब तो बात कर ली कि एमएलए कौन बनेगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये भी दे देता हूँ कि ये जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद ये बहुत ही वीक बॉडी होती है, मतलब इसमें उतनी पावर्स नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन एमएलसीज जो होते हैं वो सेम बेनिफिट्स एंड पर्क्स एंजॉय करते हैं लाइक एमएलएस, बट ये है कि ये बहुत ही वीक बॉडी होती है, इनको ये अधिकार नहीं होता है कि मनी बिल को ये अमेंड कर सके या पास कर सके। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए बिल दैट इज सब्जेक्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इस लिस्ट में जो जो चीजें मेंशन की गई हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट अपना बिल लाती है वो दोनों सदनों में ला सकती है, ऐसा तो मैंने बता दिया। लेकिन जो बिल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मनी बिल होता है, एक नॉन मनी बिल होता है ना। तो जो मनी बिल होता है कैन बी अमेंडेड बाय एमएलएज ओनली, ओके, एंड जो नॉन मनी बिल होता है वो एमएलएज या एमएलसी मतलब कि दोनों ही उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने लेजिस्लेटिव बॉडी को समझ लिया है। अब हम एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम लोग समझेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर प्लस गवर्नर, तो ये 3 मेंबर्स जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को फॉर्म करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड फैक्ट्स को समझेंगे कि चीफ मिनिस्टर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है और उनके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस सेगमेंट को देखिएगा। ओके, तो सबसे पहला स्ट्रिंग खुलता है चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एमएलएज होते हैं ना रूलिंग पार्टी के एमएलएज ही सिलेक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, और इस प्रोसीजर का कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, और जब एमएलएज ऑफ रूलिंग पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर को तो फिर उन चीफ मिनिस्टर को गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये मेंशन भी कर रहा हूँ कि एमएलए जब सिलेक्ट करते हैं तो इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है, लेकिन जब गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसमें है। ये है आर्टिकल 164 में। ठीक है, तो आर्टिकल 164 में जो जो चीजें कही गई हैं इन शॉर्ट में उन चीजों को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो सबसे पहला फैक्ट इसमें यह है दैट चीफ मिनिस्टर हैज टू बी एन एमएलए और एमएलसी। अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाले स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वही बन पाएंगे, या तो वो एमएलए हैं या तो एमएलसी हैं। क्या एमएलए एमएलसी होना जरूरी है? नहीं, ये इतना भी जरूरी नहीं है। If one chosen by majority of MLAs, even though he or she not an MLA or MLC, can become chief minister, but he or she should get elected by people from any constituency of that state within 6 months from taking oath. Okay? मतलब कि रूलिंग पार्टी के एमएलएज ने ज्यादा वोट दे करके किसी ऐसे मेंबर को चुन लिया है अपना चीफ मिनिस्टर जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना तो वो एमएलए है ना तो वो एमएलसी है। तो इस केस में क्या होगा कि गवर्नर उनको चीफ मिनिस्टर तो बना देंगे, लेकिन जिस दिन वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे तो शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के उन्हें इलेक्शन लड़ना होगा, और इलेक्शन में पीपल के थ्रू, बाय पीपल, ध्यान रखना यहाँ पर पीपल उनको अगर चुन लेते हैं तब जाकर के वो अगले 5 साल के लिए वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम चीफ मिनिस्टर के पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं जरा यहाँ स्लाइड कर देता हूँ। तो
तो इसमें सबसे पहला पावर चीफ मिनिस्टर को मिलता है दैट ही और शी हैव पावर टू सेलेक्ट मिनिस्टर्स एंड फॉर्म स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन कौन मिलकर के बनाते हैं किसी स्टेट में? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट होते हैं ये हमने देख लिया। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट होते हैं ये आपको समझना है, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो उनमें जो एक एक मिनिस्टर हैं उनको चीफ मिनिस्टर ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो उन सभी मिनिस्टर को गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो सीएम क्या करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नर को कि गवर्नर साहब ये जो हैं ये एमएलए हैं और इनको मतलब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे दिया जाए, इनको होम मिनिस्ट्री दे दी जाए, इनको वित्त मंत्रालय दे दिया जाए, है ना। तो ये सब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, विभाग होते हैं, विभाग, पोर्टफोलियो, डिपार्टमेंट्स आप ऐसे समझ लो। उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि जो सीएम होते हैं वही एलोकेट करते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं, रिसफल यानी कि चेंज भी कर सकते हैं पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। मतलब कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं और उनको जो जो विभाग दिया गया है संभालने के लिए, तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ही इनको ये विभाग एलोकेट किया है, दिया है। और ये चाहें तो ये विभाग वो चेंज भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर। अब इसके आगे बात करते हैं दैट चीफ मिनिस्टर कैन डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ अदर मिनिस्टर्स। किसी भी अदर मिनिस्टर का वो रेजिग्नेशन मांग सकते हैं कि भाई आप रिजाइन करो अपने पोस्ट से, ठीक है। ऐसा हमने देखा है कई फिल्मों में, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई मिनिस्टर है किसी स्टेट के और उन्होंने बहुत बड़े घोटालेबाजी कर दी है, उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया जाता है। और अगर वो रेजिग्नेशन ना दें तब क्या होगा, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को कि गवर्नर साहब आप इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को मतलब कि डिसमिस कर दीजिए, ठीक है, बर्खास्त कर दीजिए। क्लियर है? ठीक। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चौथा स्ट्रिंग खुल रहा है एंड इट मेंशन दैट सीएम कैन पार्टिसिपेट, गाइड एंड कमांड टू दी एक्टिविटीज ऑफ अदर मिनिस्टर्स। ओके, सीएम जो है अदर मिनिस्टर्स के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हो सकते हैं या उनकी एक्टिविटीज को वो गाइड कर सकते हैं, कमांड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सीएम की। तो यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में मैंने इसको लिखा है क्योंकि टाइम और स्पेस दोनों ही कम है। आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आई ऑलवेज रिकमेंड अ गुड बुक, ओके, प्रिफरेबली एम लक्ष्मीकांत। ओके, सो सीएम वर्क्स एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट। स्टेट का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसके वो चेयरमैन होते हैं और सीएम ही कैंडिडेट होते हैं दो चीजों के। कौन से? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड जो होते हैं वो तो पीएम होते हैं, लेकिन उसमें फिर सीएम एज अ कैंडिडेट वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद सीएम जो होते हैं वर्क्स एज कैंडिडेट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। फ्रेंड्स, आपके लिए सीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक क्यूआर कोड दिखा होगा और अगर आपने पार्ट 6 वहां से डाउनलोड कर लिया है तो पार्ट 6 में आर्टिकल 163 पर जाइए, उसको पढ़िए और समझ करके बताइए मुझे उस 163 आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर ये हो गया कि सीएम कैसे अपॉइंट होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं। कोई पूछ सकता है कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं। देखिए, गवर्नर से रिलेटेड मैं ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्स नहीं लिखूंगा, एक ही चीज बता रहा हूँ कि गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब गवर्नर से रिलेटेड हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे। अब हम चलते हैं जुडिशरी की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग जुडिशरी से रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि जुडिशरी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि एग्जीक्यूटिव में है कि भाई एक जिला है, जिला के बाद तहसील है और वहां पर फिर अलग अलग ब्लॉक्स हैं और उनमें जो पावर है उनको बांट दिया गया है। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं हाई कोर्ट डिसाइड करता है या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ज्यूरिसडिक्शन को टेरिटरी के बेस पर डिसाइड किया जा सकता है या फिर कितना मनी इन्वॉल्व है पर्टिकुलर केस में उसके बेस पर भी ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड किया जा सकता है या फिर किस सब्जेक्ट का मैटर है उस बात पर भी ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड किया जा सकता है और ये डिसाइड करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट को है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सीधे सीधे आता हूँ यहाँ पर। देखिए, जुडिशरी जो है, जुडिशरी में सबसे पहले हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट होती है, ठीक है।
उसके बाद होती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो होता है डिफरेंट भी हो सकती है और कंबाइन भी हो सकती है, ठीक है। वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग भी हाई कोर्ट्स हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन 2 स्टेट्स तक का हो, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा जो है वो कंबाइन एक हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ओके। अब देखिए हाई कोर्ट जो होता है इसका जो वर्डिक्ट होता है ना, इसके जो फैसले होता है ये खुद में लॉ होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब उसके बाद समझते हैं हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सॉरी यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई है जजेस की, तो जजेस कैन इश्यू रिट्स। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिट्स को इश्यू कर सकते हैं। रिट्स मतलब कि हैबीज कॉर्पस और ये सब जो रिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो ये रिट्स ये इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट क्या है कि पूरे एक स्टेट पर है, लेकिन अगर वो स्टेट के सभी एरियाज को खुद ही कवर करेगा तो क्या होगा, उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को डिजाइन किया है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। पहला होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, है ना। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कौन से होते हैं? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स उन एरियाज के लिए डिसाइड किए जाते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चराइज किए जाते हैं जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा का हो, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया, है ना, मुंबई हो गया, एटसेट्रा। और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में 2 टाइप के मैटर्स आते हैं, सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है ना। तो क्रिमिनल मैटर्स के जो भी केसेस आते हैं वो सेशन कोर्ट में जाते हैं और उनके जो जज होते हैं उनको सेशन जज कहा जाता है, ठीक है। जबकि सिविल कोर्ट में सिविल नेचर के केसेस जाते हैं और इनके जज को प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन जज कहा जाता है। और इसमें एक और भी होते हैं एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जज, ठीक है। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जज प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन जज के काम को हल्का करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? तो अगेन हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट ही इन जजेस को अपॉइंट करते हैं। और उसके नीचे फिर कोर्ट फॉर स्मॉलर कॉसेस, मतलब कि छोटे छोटे घरेलू केसेस के लिए कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉसेस डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। क्रिमिनल या सेशन कोर्ट जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में, उनको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, तो उन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्रिमिनल और सेशन कोर्ट के नीचे जो होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो जज होते हैं, जज ना कह करके मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और उनका नाम होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। इनको हम CMM एक्रोनिम दे सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन जज का काम हल्का करने के लिए एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जज को अपॉइंट किया जाता है, उसी तरीके से चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का काम हल्का करने के लिए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक उनसे भी लोअर होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस लेवल तक का वर्डिक्ट या सेंटेंस फैसला किस लेवल तक का सुना सकते हैं। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं उनमें जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी लेवल का फाइन दे सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। किसी भी लेवल का फाइन का मतलब ये नहीं कि रीजनेबल ना हो, है ना, कि किसी पार्टी को 20,000 का घाटा हुआ है तो उसके दूसरी पार्टी से वो 2 लाख का फाइन करवा दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है, रीजनेबल अमाउंट है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है /और, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि वो एक एक करके भी, जैसे 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट का भी वो फैसला सुना सकता है, या फिर कोई भी फाइन इम्पोज कर सकता है, या फिर इन दोनों को भी वो इम्पोज कर सकते हैं ना। अब देखिए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं ये उनसे थोड़े लोअर पावर में, ये उनसे थोड़े लोअर होते हैं, तो ये 3 ईयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, या फिर 10,000 का फाइन का सेंटेंस सुना सकते हैं। लेकिन ये जो 10,000 का फाइन है ये वेरी करता है एरिया टू एरिया, ठीक है, ओके। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, मैंने एक को तो बता दिया मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अब बात करते हैं उन एरियाज की जो कि मेट्रोपॉलिटन नहीं है, तो उनमें फिर हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन लगाती है, और बेसिकली ये सहूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट को ही एक एक ज्यूरिसडिक्शन दे देती है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक ज्यूरिसडिक्शन दे देती है। तो मैं इसको जरा एक्सपांड करके यहाँ पर बताता हूँ, तो ध्यान रखना ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का ही स्ट्रिंग है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग जब हम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पर जो कोर्ट बिल्डिंग होती है उसमें 2 टाइप के कोर्ट्स होते हैं, एक होता है सिविल मैटर को लेकर के और एक होता है क्रिमिनल मैटर को लेकर के, ठीक है। एक और होता है फैमिली मैटर को लेकर के, फैमिली कोर्ट उसको कहते हैं, तो वो बस एक छोटा सा टॉपिक है, समझ लेंगे। और ये फैमिली कोर्ट क्यों अलग किया गया है सिविल कोर्ट से? बस वही कि सिविल कोर्ट जो है उनके केसेस को थोड़ा हल्का करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए फैमिली कोर्ट का डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो सिविल कोर्ट जो होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, जो सिविल नेचर के
मैटर्स को हैंडल करते हैं उन कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दोनों एक ही रैंक के होते हैं, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि डिस्ट्रिक्ट जज का जो काम है उसको हल्का किया जा सके। ठीक है, और इनके जो असिस्टेंट होते हैं उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जो क्रिमिनल नेचर के केसेस को हैंडल करते हैं उनको सेशन कोर्ट कहा जाता है, और इसमें जो जजेस बैठते हैं उनको सेशन जज कहा जाता है या फिर एडिशनल सेशन जज कहा जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर शायद मैंने स्पेलिंग को अपने सुधार लिया है। अब देखिए, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के जो असिस्टेंट होते हैं वो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज दोनों, एडिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एडिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज दोनों ही कैन बी द सेम पर्सन, एक ही इंसान हो सकता है। ठीक है, कोई एक ही जज साहब हैं, अगर वो सिविल मैटर को देख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज कहला जाते हैं, लेकिन वही जज साहब अगर क्रिमिनल मैटर देखने के लिए चले जाते हैं तो वो सेशन जज कहलाते हैं। ठीक है, एक और चीज समझ लो कि इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो देखो, इनके लिए ना डायरेक्ट एक एग्जाम होता है, लेकिन उस एग्जाम में बैठने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है ना, एडवोकेट वो होते हैं जो कि LLB की डिग्री ले करके और प्रैक्टिसेस कर चुके होते हैं। ठीक है ना, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको एडवोकेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो सेशन जज होते हैं दे कैन गिव एनी पनिशमेंट बाय लॉ में जो भी मेंशन किया गया है, भले ही वो डेथ पेनाल्टी है तो वो भी ये एज अ पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, दे हैव टू कंफर्म डेथ पेनाल्टी बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से उनको डेथ पेनाल्टी, जो अगर वो किसी को डेथ पेनाल्टी दे रहे हैं, डेथ पेनाल्टी हमारे कंट्री में क्या है, फांसी है ना, हैंग टिल डेथ, तो उसके लिए फिर इनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ता है। ठीक है, ओके, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज ये डेथ पेनाल्टी नहीं देते हैं। असिस्टेंट सेशन जज कैन सेंटेंस 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड और एनी फाइन, रीजनेबल फाइन। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब इसके नीचे की जो हायरार्की होती है उसको भी हम लोग समझेंगे। वेल, अगर यहाँ तक आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो बात हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग के अंदर जो भी कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, फैमिली कोर्ट के जो जज होते हैं उनके पास सेम पावर होती है जैसा कि डिस्ट्रिक्ट जज के पावर होती है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग के बाद थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब हम बात करेंगे इसमें लोअर कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो लोअर कोर्ट्स जो होते हैं इट कैन बी इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग और अदर बिल्डिंग्स इन लोकेलिटी। ओके, जो ये लोअर कोर्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग में भी हो सकते हैं या फिर अदर लोकेलिटी में भी हो सकते हैं, जैसे किसी तहसील में हो गया या फिर एक जिला है तो जिला में कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो कि थोड़ा ज्यादा विकसित है, तो वहाँ विकसित क्षेत्र के लिए एक अलग सा ज्यूरिस्डिक्शन बना करके और वहां पर एक बिल्डिंग बना दिया गया और वहां पर भी लोअर कोर्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ज्यूरिस्डिक्शन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो ज्यूरिस्डिक्शन डिसाइड करता है उसके बेस पर अलग अलग एरियाज में वो बिल्डिंग बना करके या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अलग सा सेपरेट बिल्डिंग बना करके लोअर कोर्ट को रन कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए, लोअर कोर्ट में भी वैसे ही 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सिविल, और सिविल जो टाइप के होते हैं इसमें सबसे पहला कोर्ट होता है सब कोर्ट। इसके जो जज होते हैं सीनियर सिविल जज होते हैं, नीचे जो होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज या फिर प्रिंसिपल जूनियर सिविल कोर्ट के जो जज होते हैं प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जो कि लोअर कोर्ट के सिविल मैटर्स को देखते हैं वो होते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट्स या इन्हीं को मुंसिफ कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो मुंसिफ कोर्ट्स हैं ये सभी स्टेट्स में अब नहीं है ना, बहुत सारे स्टेट से इनको हटा दिया गया है। ठीक है, ओके, अब लोअर कोर्ट्स में सिविल विंग तो हमने देख लिया, अब इसका हम क्रिमिनल विंग देखते हैं। ठीक है ना, तो लोअर कोर्ट में जो क्रिमिनल विंग के कोर्ट्स होते हैं उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट कहा जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 टाइप के होते हैं जज, पहला होते हैं जुडिशियल चीफ मजिस्ट्रेट और एक होते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ध्यान रखना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो तो रेगुलर रहते हैं, लेकिन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल किसी केस के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? अगेन हाई कोर्ट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ये इनके अंडर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, लोअर कोर्ट्स में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उसमें सबसे एपेक्स स्पॉट पर जो ऑफिसर होते हैं उनको कहा जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनके अंडर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उनके भी अंडर होते हैं
जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई देश का नागरिक वकील बनना चाहता है या फिर वकालत करना चाहता है तो वो सबसे पहले तो अपनी LLB की डिग्री डन करेगा, उसके बाद उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा जुडिशरी का एग्जाम, जो कि PCS कंडक्ट कराती है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होती हैं वही कंडक्ट कराते हैं। और जब ये एग्जाम को वो क्वालिफाई कर लेते हैं, इनके इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तब उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पद पर जा करके प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर LLB स्टूडेंट्स होते हैं वो बनते हैं एडवोकेट। अब आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या कर सकते हैं, दे कैन गिव पनिशमेंट एज मैक्सिमम एज 1 year इम्प्रिजनमेंट एंड और 5,000 रुपी फाइन। अच्छा, ये जो फाइन है ना ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अब बात करना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, दे कैन गिव, अच्छा यहाँ पर ये जो गिव लिखा है ना इसको सेंटेंस लिख लेना। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन सेंटेंस 3 year इम्प्रिजनमेंट एंड और 10,000 रुपी फाइन, और फिर से यहाँ पर ये जो 10,000 रुपी का फाइन है ये वेरी कर सकता है। ठीक है, और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं he or she can sentence 7 year of imprisonment and or any fine। अब फाइन जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होता है, ये रीजनेबल फाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हायरार्की है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था मेरे को डिजाइन करने में, लेकिन फिर भी मैंने किया है। आप बताइएगा कैसा है, अगर कोई चीज मिसिंग है तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, एक ट्राइब्यूनल भी होता है। ठीक है ना, ट्राइब्यूनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही अंडर आता है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट का ही एक टाइप होता है ट्राइब्यूनल कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल कोर्ट के बारे में हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ लेवल्स। कभी कभी क्या होते हैं कि हमें देखना पड़ता है कि ये जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं वो कौन से मजिस्ट्रेट यहाँ क्रिमिनल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके लेवल में आते हैं। तो देखो, अगर आपको ये देखना है कि किस लेवल के मजिस्ट्रेट इससे और उसमें बराबर हैं, तो उनके जो पावर ऑफ सेंटेंसिंग पनिशमेंट है ना, इससे आप इक्वेट कर सकते हो, इक्वलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये कितना सेंटेंस कर सकते हैं पनिशमेंट को, 3 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपी फाइन। यहाँ पर 3 year इम्प्रिजनमेंट कौन दे सकता है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये दोनों एक ही लेवल पर आ जाते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है इसका कोई भी मेट्रोपॉलिटन लेवल पर मुझे कोई पोस्ट नहीं दिखा। जब मैंने रिसर्च किया तो ऐसा कोई पोस्ट मुझे नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कोई पोस्ट दिखता है कि हाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के भी नीचे एक पोस्ट होता है, उनको ये कहा जाता है, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास के लेवल के होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उसको मेंशन कीजिएगा। आई विल अप्रिशिएट दैट। तो ये था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं अभी बात कर रहा हूँ ट्राइब्यूनल्स की। तो देखिए, ट्राइब्यूनल को अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ही एक विंग है ये। इसको मैं हेडिंग दूंगा स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। ओके, अब देखिए स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स में सबसे पहला होता है स्टेट सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ TR मतलब ट्राइब्यूनल्स। और उसके बाद आते हैं टैक्स ट्राइब्यूनल्स, उसके बाद आते हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, और फिर वैरायटी ऑफ ट्राइब्यूनल्स और भी होते हैं, जैसे रेलवे ट्राइब्यूनल्स होते हैं। कंज्यूमर कोर्ट जो होता है वो भी एक टाइप का ट्राइब्यूनल ही होता है। उसके बाद लेबर ट्राइब्यूनल्स होते हैं, लेबर कोर्ट होता है, वो भी एक टाइप का ट्राइब्यूनल ही होता है। अब ये जो ट्राइब्यूनल मैं कर रहा हूँ, ट्राइब्यूनल का मीनिंग क्या हुआ इसको समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्राइब्यूनल का मीनिंग समझना है तो आप इसको आपको समझना पड़ेगा कोर्ट को साथ में लेकर के। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर वेन डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें कि लॉजिक को समझाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एरिया, ये ट्राइब्यूनल हम इसको बना देते हैं। ट्राइब्यूनल क्यों बना दिया हमने इस बड़े से एरिया को, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल एक वाइडर टर्म होता है। ठीक है, और इसके अंडर हम कोर्ट्स को रख देते हैं। ठीक है, मतलब क्या, ट्राइब्यूनल जो है वो कोर्ट्स से ऊपर है, सुप्रीम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं फंक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ट्राइब्यूनल जो है उनको 2 फंक्शन दिए जाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? ट्राइब्यूनल के पास फंक्शन होते हैं जुडिशियल प्लस एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, और जुडिशियल मतलब कि सेंटेंसिंग वर्डिक्ट्स। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल को जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर होती है, बट कोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल पावर होती है। जुडिशियल इन द सेंस अ कोर्ट डिसाइड्स द केस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस।
ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना कि जो कोर्ट होता है वो एविडेंस देखता है और उसके बेस पर वो केस की सुनवाई करता है, लेकिन कोर्ट खुद से कभी जा करके इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल कोर्ट्स होते हैं वो खुद से इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेट रिकवरी या फिर टैक्स ट्राइब्यूनल्स हो गए ना, स्टेट सर्विस ट्राइब्यूनल्स हो गए, ठीक है, रेलवे हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, ठीक है, लेबर कोर्ट हो गया। रिसेंटली बहुत ही फेमस एक केस हुआ था जिसमें कि बिस्किट, किसी ने बिस्किट खरीदा था, बिस्किट के रैपर पर लिखा था कि इसमें 8 बिस्किट होंगे और जब उसने खोला तो उसमें उसको 7 बिस्किट मिले थे। मतलब कि एक बिस्किट कम मिला था, 7 या 8 कुछ नहीं, 8 या 9 होगा, लेकिन एक बिस्किट कम मिला था। उसने उस कंसर्न को कंज्यूमर कोर्ट में ले जाकर के उठाया और कंज्यूमर कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने पाया कि हाँ भाई, बिस्किट के रैपर पर लिखा है अलग और बिस्किट के पैकेट के अंदर कुछ कम बिस्किट है ना। तो उस एक बिस्किट के लिए उस कंपनी को कंज्यूमर कोर्ट, जो कि एक ट्राइब्यूनल है, उसने 1 लाख के करीब फाइन इम्पोज किया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। एक और चीज है, जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ना, ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, इसमें प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के जो स्टेप्स होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ ट्राइब्यूनल कोर्ट में रूल नहीं होता, लेकिन जो कोर्ट होता है उसमें प्रॉपर कोर्ट का एक प्रोसीडिंग कोड होता है, CODE कोड होता है, और उसी प्रोसीडिंग कोड के तहत सारी प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाता है, रन किया जाता है। ठीक है, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव from legislative through executive till judiciary. If I made this video this much informative and you feel that this is informative, please share this with your fellow ones, subscribe my channel and hit the thumbs up button. अच्छा, इस वीडियो में अगर कोई चीजें छूट गई हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।